बारिश में 3 बहुओं की ठंडी रसोई, मछली पालन और खेती। तेज बारिश हो रही थी। शीतल, सोनल और शिवानी सड़क पर चल रही थी। उनके कपड़े फटे पुराने थे और उन पर कीचड़ लगा हुआ था। शिवानी लंगड़ाते हुए चल रही थी। सोनल, शिवानी, बस यही हमारी आखिरी आस है। अगर आज उन लोगों ने हमारी मदद नहीं की ना, तो पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे दीदी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? वो हमारी मदद जरूर करेंगे, आप फिक्र मत करो। हाँ हाँ दीदी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे, और अगर उन्होंने नाटक किया या मदद नहीं की ना, तो मैं उन लोगों को अच्छे से बता दूंगी। अरे छोटी, तू चुप ही रहना। तू कुछ उल्टा सीधा बोल देगी ना तो वो लोग भड़क जाएंगे, इसलिए प्लीज तू अपना मुंह बंद रखना। तीनों बड़े घर के पास पहुंच जाती हैं। शीतल कांपते हुए खटखटाती है। थोड़ी देर के बाद सावित्री देवी बाहर आती हैं। अरे ये क्या भिखारियों जैसी हालत बनाई हुई है तुम तीनों ने। दूर हटो यहाँ से, मेरा घर गंदा हो जाएगा। हमें थोड़ी सी मदद चाहिए। हमारे घर में खाने को एक दाना नहीं है। बच्चे बीमार हैं, प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। अरे जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, कोई नहीं है यहाँ तुम्हारा, कोई नहीं करेगा यहाँ तुम्हारी मदद। सावित्री देवी वहाँ से चली जाती हैं। तभी वहाँ तान्या और कविता आती हैं। अरे हटो, बदबू आ रही है तुम लोगों से, भगाओ इन्हें यहाँ से। तान्या, अरे जाओ ना यहाँ से। यहाँ आ जाती हो मुँह उठाकर पैसे मांगने। पैसे क्या हमारे घर में पेड़ पर उगते हैं? अब जाओ जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है हमारे पास तुम लोगों को देने के लिए। ए, तुम दोनों होती कौन हो हमें ये सब बोलने वाली? हमें सब पता है कि तुम्हारा ये जो पैसा है ना, ये कैसा है और कहाँ से आया है। ज्यादा घमंड मत दिखाओ अपने इन पैसों का। यहाँ बकवास करने की जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। कविता और तान्या गुस्से में घर का दरवाजा बंद कर लेती हैं। अरे शिवानी, मैंने तेरे से हाथ जोड़कर मना किया था ना कि कुछ उल्टा सीधा मत बोलना, फिर तू क्यों बोली? देखा ना, वो लोग भड़क गए। अब बता हम क्या करेंगे? अरे जेठानी जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, एकदम सही किया। वो कौन होती है हमसे इस तरह बोलने वाली? तीनों बहुएं निराश होकर वापस अपने गांव आ जाती हैं। गांव में खेतों के बीचों बीच एक कच्चा सा घर बना हुआ था। घर के अंदर विकास, रवि और सुमित, 2 छोटे बच्चे गोलू और परी के साथ बैठे हुए थे। सुमित, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। भैया पता नहीं वो लोग हमारी मदद करेंगे या नहीं। तभी शीतल, सोनल और शिवानी वहां आ जाती हैं। क्या हुआ सोनल, उन लोगों ने कुछ मदद की या नहीं? नहीं की विकास जी, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। आखिर ये लोग इतने दुखी क्यों हैं? और शीतल, सोनल, शिवानी शहर में जिन लोगों से मदद मांगने गई थीं, आखिर वो लोग कौन थे? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पहले जाना होगा। दोपहर का समय था। शीतल, सोनम और शिवानी, विकास, सुमित और रवि खेत में काम कर रहे थे। तभी वहां तो गांव वाले आते हैं। अरे तुम लोगों को जरा भी बुद्धि नहीं है क्या? भला कोई इस समय फसल उगाता है? क्या मतलब है काका? मतलब ये कि बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश से तुम्हारी सारी फसल और सब्जियां खराब हो जाएंगी। इसलिए फालतू में इन बीजों पर पैसे खर्च मत करो। मेरी मानो तो इन पैसों से अपना वो कच्चा घर बनवा लो, वरना पानी से वो ढह जाएगा। अरे अरे काका, आप ऐसा मत बोलिए। अभी बारिश को आने में बहुत टाइम है, और आप हमें ज्ञान देने से पहले अपना खेत देखिए जाकर। आपके खेत में कल खुद हमने देखा था कि फसल में कीड़े लग रहे हैं, इसलिए अपने खेत में जाकर अपना काम कीजिए, हमें सलाह मत दीजिए। दोनों गांव वाले वहां से चले जाते हैं। वैसे शीतल, अभी पानी का मौसम इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला ना? अरे नहीं नहीं जी, अभी तो बारिश में बहुत टाइम है, आप फिक्र मत करो। जब तक बारिश आएगी ना, तब तक हमारी फसल अच्छी खासी उगाएगी। लेकिन भाभी, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है ना खेत में अच्छा खाद डालने के लिए। कोई बात नहीं सुमित जी, अब हम कर ही क्या सकते हैं। पैसे नहीं है तो ना सही, हम अपनी मेहनत तो पूरी करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। कुछ समय बीत जाता है। सुबह का समय था। खेत में एकदम हरी भरी फसल और सब्जियां उगाई थी। विकास जी देखो तो, अब तो ना हम ये ताजी सब्जियां बाजार में बेचेंगे और फिर अपना घर पक्का बनाएंगे। बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदेंगे, सब कुछ एकदम बढ़िया हो जाएगा। हाँ दीदी, मैं तो ना अपने लिए एक बहुत अच्छी सी साड़ी खरीदूंगी। देखो हमारे इस छोटे से खेत में कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ शिवानी, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। रात का समय हो गया था, सब लोग कच्चे घर में सो रहे थे। तभी सबके ऊपर पानी गिरता है। अरे ये क्या हुआ? सब लोग घबराकर उठ जाते हैं। घर के अंदर पानी आ रहा था। विकास घर के बाहर आकर देखता है तो हैरान रह जाता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सुमित, रवि, जल्दी आओ बाहर, देखो हमारी फसल बर्बाद हो रही है। पागल हो गए हो क्या आप लोग? क्या करोगे? बाहर चलो। अंदर चलिए जी, ये आंधी तूफान है, इसे हम नहीं रोक सकते। हे भगवान,
ये आंधी तूफान शांत कर दो, नहीं तो हमारी पूरी फसल, हमारी महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेकिन आंधी तूफान शांत नहीं होता। अगली सुबह तूफान शांत हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी भरा था। खेत की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। हमने इस खेत में कितनी मेहनत की थी शीतल। सोचा था इस बार अच्छे पैसे कमाएंगे और हमारे दिन बदल जाएंगे, लेकिन देखो ये क्या हो गया, सब खत्म हो गया। ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। दीदी, अब क्या होगा हमारा? हमारे पास तो एक भी पैसा नहीं बचा है। सोचा था ये फसल और सब्जी बेचकर पैसे आ जाएंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? कुछ समय बीत जाता है। पूरा परिवार दुखी होकर एक साथ बैठा हुआ था। शीतल, हमने पूरा गांव छान मारा, लेकिन गांव में तो पहले से ही बारिश से तबाही मची है। किसी के पास कोई काम नहीं है। फिर हम शहर भी गए, लेकिन वहां भी कोई काम नहीं मिला। हम कल फिर से जाएंगे। लेकिन सुमित जी, आज रात को क्या खाएंगे? घर में बिल्कुल राशन नहीं है। शीतल उठकर किचन में जाती है और आटे का डिब्बा खोलती है। वो पूरी तरह खाली था। बस उसमें थोड़ा सा आटे का चोकर पड़ा था। बस यही चोकर बचा है, आज इसी से रोटी बना लेती हूँ। शीतल उस चोकर से रोटी बनाती है और सभी चोकर की बनी हुई रोटी खाते हैं। अगली सुबह दोनों छोटे बच्चे रो रहे होते हैं। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है। रो मत मेरा बच्चा, मैं अभी लाती हूँ दूध। सोनल गांव में जाती है और वो गांव वालों से मदद मांगती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिरकार एक बूढ़ा आदमी उसे थोड़ा सा दूध दे देता है। हे भगवान, ये तो बहुत थोड़ा सा दूध है। इसे मैं 2 बच्चों को कैसे पिलाऊंगी? सोनल घर आती है और उस थोड़े से दूध में बहुत सारा पानी मिला देती है और गर्म करके गोलू को दे देती है। माँ, इसमें तो सिर्फ पानी ही पानी का टेस्ट आ रहा है। ये अच्छा दूध नहीं है। बेटा, अभी यही वाला दूध है ना, इसे पी लो। पापा जल्दी से बहुत सारा अच्छा वाला दूध लाएंगे। रात के समय विकास, सुमित और रवि शहर से लौटते हैं। शिवानी, सोनल भाभी, अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हाँ शीतल भाभी, हमें ना शहर में काम मिल गया है। एक राशन की दुकान पर हमें बोरे उठाने का काम मिल गया है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो, भगवान ने एक दरवाजा बंद किया तो दूसरा तो खोल ही दिया। अगले दिन सुबह तीनों भाई शहर जाते हैं और राशन की दुकान पर काम करते हैं। अरे बारिश का मौसम है, नीचे गोदाम में पानी भर रहा है। तुम तीनों जल्दी से ये दाल और चावल के बोरे उठाकर अंदर रख दो। जी मालिक, हम अभी करते हैं। रात का समय हो जाता है। शिवानी, शीतल अभी जाग रही होती हैं। बस बेटा, थोड़ी देर और, तुम्हारे पापा लोग आ रहे होंगे, बहुत सारे पैसे लेकर आएंगे। तभी विकास, सुमित और रवि वहाँ आ जाते हैं। तीनों घायल हालत में थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुमित जी, ये चोट कैसे लगी? शीतल, हम लोग काम खत्म करके पैसे लेकर गांव की तरफ लौट ही रहे थे। बहुत रात हो गई थी तो कोई बस या गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। हम पैदल ही आ रहे थे कि तभी सुनसान रास्ते पर हमें कुछ लुटेरों ने घेर लिया। उन लोगों के पास हथियार थे भाभी। उन्होंने हमें बहुत बुरी तरह पीटा और जो पैसे हमने इतनी मेहनत से बोरे उठाकर कमाए थे, वो सारे पैसे लूट कर ले गए वो लोग। हे भगवान, ये कैसे इम्तिहान है? पैसे आए भी और वो भी चले गए। अब हम क्या करें? आज तो घर में कुछ खाने को भी नहीं है। दीदी, आप लोग रोइए मत। अब जो हो गया सो हो गया। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। आज पानी पीकर ही सो जाते हैं। शिवानी किचन में जाती है। वहाँ उसे एक रोटी मिल जाती है। वो उस एक रोटी को आधा आधा करके दोनों बच्चों को दे देती है। लो मेरे बच्चों, ये खा लो और ये पानी पी लो। बच्चे वो रोटी खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह तीनों बहुएं गांव में मदद मांगने जाती हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। अब क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। तीनों दुखी होकर घर वापस आ जाती हैं। घर आकर वो देखती हैं कि गोलू और परी की तबीयत खराब हो चुकी है। दीदी देखो ना, इनकी तबीयत कितनी बिगड़ गई है। बुखार से तब रहे हैं ये दोनों। अरे अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं जी, हम हार नहीं मानेंगे। यहाँ गांव में कोई मदद नहीं करेगा। हम शहर जाएंगे अपनी माँ जी और जेठानियों के पास। वो हमारे अपने हैं, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तीनों बारिश में भीगती हुई शहर जाती हैं और अपनी सास सावित्री और दोनों जेठानी तान्या और कविता से मदद मांगती हैं, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं करता। तीनों दुखी होकर वापस गांव आ जाती हैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि वो हमारी मदद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम गए। तुम्हें याद है शिवानी,
जब ससुर जी का देहांत हुआ था तब हमारे उन जेठानियों ने हमारे साथ क्या किया था? हाँ, मुझे सब कुछ याद है। ससुर जी की 13वीं का दिन था। कविता और तान्या किचन में खड़ी होकर बातें कर रही थी। तान्या, देख लेना, ये तीनों गवार बहुएं ना अब यही शहर में रहने के प्लान से आई हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये यहाँ पर अपना हिस्सा मांगने आई होंगी। वही तो, इतने दिन हो गए हैं लेकिन ये अभी तक नहीं गई। शिवानी दरवाजे के पास खड़ी होकर ये सब सुन रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो रवि के पास जाती है। रवि जी, चलिए अपना सामान पैक कीजिए, हम अभी इसी वक्त यहाँ से जा रहे हैं। अरे शिवानी, क्या हो गया? देखिए, ससुर जी की 13वीं हो गई है। अब हमारे यहाँ कोई नहीं है। यहाँ के लोगों को लगता है कि हम उनकी दौलत पर कब्जा करने आए हैं। माँ, अब बाबूजी तो नहीं रहे, तो इन तीनों को बता दो कि बाबूजी जाते टाइम जायदाद के बारे में क्या फैसला सुना कर गए थे। हाँ तो सुनो विकास, सुमित और रवि, वैसे तो तुम लोग पहले से ही गांव में रह रहे थे, तो तुमने वहाँ रहने की अपनी व्यवस्था कर ही ली है और अब तुम्हें परमानेंट वही गांव में ही रहना है, क्योंकि अब से ये शहर वाली जितनी भी जमीन है वो सब कुछ अभिषेक और सौरभ के नाम है और तुम तीनों के नाम सिर्फ वो गाँव वाला पुराना घर और वो छोटा सा खेत है। माँ जी, इन लोगों को शहर की इतनी महंगी जमीन और घर मिल गया और हम लोगों को सिर्फ वो गाँव का कच्चा घर और एक छोटा सा खेत दे दिया। हम भी तो इस घर के हिस्सेदार है ना। शिवानी चुप कर, कोई बात नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है माँ जी, अगर बाबूजी का यही फैसला था तो हमें मंजूर है, हम वही गांव में रहेंगे। शीतल, अपनी इस छोटी देवरानी की जुबान पर लगाम लगाओ। बड़ों के मामले में ऐसे बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी तुम लोग तो हमेशा से गांव में रहते हो, तुम लोगों ने मेरे लिए किया ही क्या है? मेरी असली सेवा तो कविता और तान्या ने ही की है ना। विकास, सुमित, रवि और तीनों बहुएं अपना सामान लेकर वापस अपने गाँव आ जाती हैं। तान्या, चलो बला टली हमेशा के लिए, अब तो भिखारी यहाँ कभी नहीं लौटेंगे। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? उन लोगों ने मदद नहीं की तो ना सही, लेकिन अब हमें कुछ तो करना ही होगा। देखो, बच्चों की तबीयत बिगड़ती जा रही है। तभी शीतल एक पोटली में से एक अंगूठी निकाल कर लाती है। ये मेरी माँ ने मुझे शादी के वक्त दी थी, अब बस यही हमारी आखिरी आस है। विकास जी, इसे बेच दीजिए, इसी को बेचकर हम बच्चों का इलाज करवाएंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। दीदी सही कह रही है सुमित जी, ये लीजिए, ये मेरी अंगूठी भी बेच दीजिए। और ये मेरी अंगूठी भी, इसको बेच दो और सबसे पहले इन बच्चों का इलाज करवाओ और दवाइयाँ लाओ। मुझे माफ कर दो शीतल, एक पति होकर मुझे आज तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी बेचनी पड़ रही है। विकास, रवि और सुमित अंगूठी लेकर उसे बेचने के लिए निकल जाते हैं और फिर अंगूठी बेचने के बाद गोलू और परी का इलाज हो जाता है। बच्चे अब तो स्वस्थ लग रहे हैं और 4 दिन का राशन भी आ गया, लेकिन अब आगे क्या करना है? हाँ, वैसे भी ये थोड़े से पैसे कितने दिनों तक चलेंगे। हम ऐसा करते हैं, कल सुबह से हम तीनों शहर जाकर काम ढूंढने जाते हैं। अगर कोई भी काम मिल गया तो बढ़िया बात है। अगले दिन सुबह विकास, रवि और सुमित काम ढूंढने के लिए शहर चले जाते हैं। दोपहर का समय हो चुका था। शीतल, सोनल और शिवानी घर के बाहर खड़ी हुई थी। सोनल, शिवानी, देखो बारिश अब थम गई है, अब इतनी जोर से बारिश नहीं होगी। हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। अंगूठी बेचने के बाद हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं ना, हम उन्हीं पैसों से अपनी खेती फिर से स्टार्ट करेंगे। सच दीदी, लेकिन हम सब अकेले कैसे मैनेज करेंगे? देख सोनल, अब से खेत की सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। खेती मैं करूंगी और तू रसोई और घर संभालना, क्योंकि देख, अगर मैं खेती करूंगी तो पूरा टाइम मैं खेत को ही दूंगी, घर नहीं संभाल पाऊंगी। तो तू रसोई और बच्चों का पूरा ध्यान रखना। लेकिन हम खेती करके इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे, हमें साथ में कुछ और भी जुगाड़ करना होगा। वहीं शिवानी देखती है कि घर के पास खेत में गड्ढा था जिसमें बारिश का पानी भर चुका था। सोनल दीदी, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ शिवानी? ये देखो, इस गड्ढे में पानी भर गया है और इसमें कितनी सारी छोटी छोटी मछलियाँ आ गई है। अरे हाँ शिवानी, इसमें तो बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ आ गई है। शीतल भी वहाँ आ जाती है। सोनल, तू अभी बोल रही थी ना कि खेती से हम इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे, कुछ और भी काम करना होगा। तो मेरे पास एक बड़ी आइडिया है। देख, हम ऐसा करते हैं कि हम ना मछली पालन स्टार्ट करते हैं। हाँ दीदी, ये देखो, मछलियाँ तो इसमें पहले से ही है, बस इनकी अच्छे से देखभाल करनी है और इन्हें दाना डालना है। लेकिन ये करेगा कौन? अरे ये मैं करूँगी, और वैसे मुझे ना ये सब चीजें करना बहुत अच्छा लगता है। मैं इन मछलियों को पालूंगी, बहुत अच्छे से इनकी देखभाल करूंगी। डन। तो अब से हम मछली पालन करेंगे और खेती करेंगे। फिर मेरी उगाई हुई सब्जियां और तेरी पाली हुई मछली बेचकर हम बहुत अच्छे पैसे कमाएंगे और फिर देखना हमारे दिन कैसे बदलते हैं। अगले दिन चिलचिलाती धूप में शीतल अकेले ही खेत की जुताई कर रही थी। जोर लगा शीतल, रुकना नहीं है तुझे।
खेत जोतते समय अचानक शीतल का पैर एक नुकीले पत्थर पर पड़ जाता है। आह! शीतल के पैर से खून निकलने लगता है। वो वहीं मिट्टी पर बैठ जाती है। वो एक कपड़े को कसकर अपने पैरों में बांध लेती है और फिर से काम शुरू कर देती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करूंगी। शीतल अकेले ही पूरे खेत को जोत देती है और फिर बीज बो देती है। बस जी, बीज बो दिए, खेत तैयार हो गया। अब देखो, मैं इस खेत के लिए एकदम देसी और बढ़िया खाद तैयार करूंगी। शीतल गांव जाती है। वो गांव से गोबर लाती है और फिर अपने खेत में इकट्ठा करती है। फिर जो पुरानी सब्जियां खेत में सड़ गई थीं, उन्हें काटकर उस गोबर में मिला देती है। ये एकदम बढ़िया खाद तैयार हो गया है। अब ये मैं खेत में डालूंगी तो मुझे पक्का यकीन है कि इस बार सब्जी और फसल बहुत अच्छी होगी। दोपहर का समय हो जाता है। सोनल चूल्हे पर खाना बना रही थी। किचन में बहुत गर्मी हो रही थी और धुआं भी हो रहा था। हे भगवान, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है और धुआं भी बहुत हो रहा है। तभी बाहर गोलू और परी रोने लगते हैं। अरे अरे अरे, क्या हो गया मेरे बच्चों को? भूख लग रही है ना? बस खाना तैयार हो गया है, मैं लाती हूँ खाना। रात का समय हो जाता है। सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठे थे। सोनम सबको खाना परोस रही थी। पता है विकास जी, ये सोनल है ना, ये घर का सारा काम एकदम अच्छे से संभाल लेती है। बच्चों को भी देखती है और खाना भी बनाती है, वरना मैं अकेली तो ये सब बिल्कुल नहीं संभाल पाती। और दीदी, मैं क्या यहाँ बैठकर मक्खियाँ मार रही हूँ? मैं भी तो दिन रात मेहनत कर रही हूँ। हाँ हाँ, तू भी बहुत मेहनत कर रही है। शीतल, तुम्हें पता है, हमें शहर में एक अच्छा काम मिल गया है। अब जब तक तुम्हारी खेती होती है और मछलियाँ बड़ी होती है ना, तब तक हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। सोनल रात में बर्तन धो रही होती है। काम तो मैं घर के सारे कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ना, ये जो रसोई है ना, उसमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। अगर वो जगह थोड़ी ठंडी हो जाती ना तो राहत मिलती। शीतल दूर खड़े होकर ये सब बातें सुन रही थी। अगली सुबह सोनल जब रसोई में जाती है तो वो हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? शीतल ने रसोई की जो छोटी सी खिड़की थी उसे तोड़कर थोड़ा बड़ा कर दिया था ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके। उसने चूल्हे के ऊपर एक देसी चिमनी लगा दी है जिससे धुआं बाहर जाए, और रसोई से मिट्टी के गमलों में छोटे छोटे पौधे भी लगा दिए थे। कैसी लगी तेरी नई रसोई? दीदी, आपने एकदम सही किया। अब इनमें ना एकदम ठंडक हो गई है। मेरी रसोई एकदम ठंडी हो गई और वो धुआं भी बाहर जा रहा है। अब मुझे खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू दीदी। जल्दी से चाय बना, खेत पर भी है। उधर शिवानी गड्ढे के पास खड़ी थी जिसमें पानी भरा था। अरे यार, हवा से उड़कर इसमें कचरा आ गया है, इसे साफ करना होगा। शिवानी डंडे से उस गड्ढे में पॉलीथीन और कचरे को बाहर निकाल लेती है। अगर ये कचरा मेरी मछलियों ने खा लिया तो वो बीमार हो जाएंगी। ये पॉलीथीन थोड़ी ना कोई खाने की चीज है। सफाई करने के बाद शिवानी घर जाती है। वो एक बर्तन में थोड़ा सा आटा गूंथती है और उसकी छोटी छोटी गोलियां बनाती है। उन्हें गड्ढे में मछलियों को खाने के लिए डाल देती है। ये लो, ये है मेरी मछलियों का फेवरेट खाना। खाओ खाओ और जल्दी जल्दी बड़ी हो जाओ। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक सुबह शीतल खेत में आती है और बहुत खुश हो जाती है। विकास जी, सोनल, शिवानी, जल्दी आओ। सब वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि खेत में बहुत बढ़िया सब्जियां उगाई हैं। अरे वाह शीतल, वाह! तुम्हारी तो वो देसी खाद और मेहनत रंग ले आई। इतनी अच्छी सब्जी तो पूरे गांव में किसी के खेत में नहीं होगी। और मेरी मछलियाँ भी अब बहुत बड़ी हो गई है, वो बेचने के लिए तैयार है। रात का समय हो जाता है। सभी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। वो देखो, अब सब्जी और मछलियाँ तैयार है। अब बस हमें उन्हें सही तरीके से बेचना है। विकास जी, आप मेरी उगाई हुई ये ताजी सब्जियाँ यही गांव में बेचेंगे। और सुमित रोज सुबह सब्जियाँ लेकर शहर जाएगा और रवि, तुम शिवानी की मछलियाँ लेकर शहर में बेचने जाओगे। गांव और शहर दोनों जगह जब हम एक साथ अपना सामान बेचेंगे ना, तो हम ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। प्लान तो तुम्हारा एकदम बढ़िया है भाभी। हम चले तो जाएंगे शहर, लेकिन इतनी दूर हम रोज रोज जाएंगे कैसे? हमारे पास बस का किराया देने के भी पैसे नहीं है। हाँ भाभी, और चलो पैदल चले भी गए तो शहर में सब्जी और मछलियाँ किस पर रखकर बेचेंगे? हमारे पास तो ठेला वगैरह भी नहीं है। बात तो सही है। ठीक है, कल सुबह हम दोनों गांव में जाकर कुछ लोगों से मदद मांग कर आते हैं। अगर किसी ने अपना पुराना ठेला हमें दे दिया तो काम बन जाएगा। अगली सुबह तीनों बहुएं गांव के एक अमीर आदमी लाला जी के घर पहुंचती हैं। लाला जी, आपके घर के पीछे वो जो पुराना ठेला रखा है ना, वो हमें कुछ दिनों के लिए दे दीजिए प्लीज। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जब सब्जी और मछली बेचकर पैसे आ जाएंगे ना, तो हम आपको उसका रोज का किराया भी दे दिया करेंगे। हाँ लाला जी, बस कुछ समय की बात है, फिर हम अपना नया ठेला ले लेंगे।
अरे नहीं भाई, ऐसे कैसे दे दूं अपना ठेला? पहले एडवांस पैसे दो तब ले जाना। तीनों बहुएं गांव में कई लोगों के पास जाती हैं और मदद मांगने लगती हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। तीनों वापस घर आ जाती हैं। दीदी मेरे पास एक मस्त आइडिया है। क्या आइडिया है? हम ऐसा करते हैं ना, हम लकड़ी और बांस की बड़ी बड़ी टोकरियां बनाते हैं और उसी में सब्जी रख लेंगे और एक में मछलियाँ। ये सबसे सही और सस्ता जुगाड़ रहेगा। अरे वाह शिवानी, ये तो तूने एकदम बढ़िया आइडिया दे दिया। तीनों बहुएं बिना वक्त बर्बाद किए बांस लाती हैं और मिलकर बहुत ही मेहनत से 3 बड़ी बड़ी और मजबूत बांस की टोकरियां तैयार करती हैं। अगली सुबह विकास सिर पर सब्जियों की टोकरी रखकर गांव में सब्जी बेचने के लिए निकल जाता है। हल्की हल्की बारिश भी हो चुकी थी। ताजी सब्जियां ले लो, लौकी टमाटर बैगन ले लो, एकदम ताजी सब्जियां ले लो। ये भाई जरा रुकना, ये लौकी टमाटर दे दो जरा 1-1 किलो। विकास गांव वाले के पास जाकर उसे सब्जी दे देता है। भाई वैसे सही जुगाड़ निकाला है तुमने। अब इस भयंकर बारिश के मौसम में कौन बाहर कीचड़ में सब्जी खरीदने जाएगा? घर बैठे बैठे ताजी सब्जी मिल रही है तो अच्छी बात है। विकास ऐसे ही बारिश में भीगता हुआ पूरे गांव में सब्जियां बेचता है। उधर शहर में सुमित और रवि एक दुकान के पास खड़े होकर सब्जियां और मछलियां बेच रहे थे। ताजी सब्जियां ले लो, ताजी मछलियां ले लो। तभी तान्या और कविता आ जाती हैं। ओहो, ये मैं क्या देख रही हूँ? हमारे घर के छोटे नवाब लोग सड़कों पर मछली और सब्जी बेच रहे हैं। वाह क्या सीन है। अरे भाभी आप? हाँ मैं, अरे मुझे तो पहले ही पता था कि तुम लोगों की यही हालत होनी है। तुम लोग इसी लायक हो, मजदूर और भिखारी। अब जिंदगी भर यही काम करोगे तुम लोग। चलो 2 किलो ये बैंगन और 2 किलो मछली पैक कर दो जल्दी से। सुमित और रवि बिना कुछ बोले चुपचाप सब्जी और मछली पैक करके तान्या को दे देते हैं। तान्या सुमित को देने के लिए पैसे निकालती है। हाँ रहने दीजिए भाभी, आप ऐसे मत लीजिए। तान्या और कविता अपने घर आ जाती हैं और हॉल में बैठ जाती हैं। तान्या यार, मैं तो पक चुकी हूँ इस बुढ़िया से। हमारी ये जो सासू माँ है ना, इसने बहुत परेशान कर रखा है। इसका कुछ पक्का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। वही तो, सच में इसने हमारा जीना हराम कर दिया है। बस दिन भर महारानियों की तरह सोफे पर पड़ी रहती है और कोई काम नहीं करती। बस जब देखो तब ऑर्डर चलाती है। कविता मेरे पैर दबाओ, तान्या मेरे हाथ दबाओ, कविता मेरा सिर दबाओ। अरे सिर क्या, मेरा तो मन करता है कि किसी दिन मैं इसका गला ना दबा दूं। रात का समय हो जाता है। विकास, सुमित और रवि घर लौट आए हैं। शिवानी, ये लो आज की मछलियों के पैसे। और हाँ, आज ना शहर में तान्या भाभी और कविता भाभी भी मिली थी। फिर क्या हुआ? उन्होंने कुछ कहा क्या? अरे बहुत उल्टा सीधा बोला, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने मुझसे मछली और सुमित भैया से सब्जी भी खरीदी। अच्छा, तो आपने पैसे लिए थे ना उनसे? नहीं नहीं शिवानी, वो हमारी भाभी हैं। मैं उनसे पैसे कैसे ले सकता था? आपका दिमाग खराब हो गया है रवि जी। वो हमारी भाभी नहीं है। जब हम उनसे मदद मांगने गए थे तब उन्होंने हमारी कोई कदर नहीं की थी ना। और आप उनको अपनी भाभी भाभी बोलकर फ्री में सामान बांट रहे हो। आज के बाद आप उनको एक टमाटर भी फ्री में नहीं देंगे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और विकास, सुमित, रवि, शिवानी, शीतल और सोनल की मेहनत रंग लाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। अब खेत के बीचों बीच एक बढ़िया घर बना हुआ था। घर की छत पर सोलर लाइट लगी हुई थी और किचन भी बढ़िया बन चुकी थी, जिसमें एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ था। सच कहूं तो आज ये सब तुम तीनों की मेहनत की वजह से हुआ है। ये सब तुम तीनों की ही मेहनत का फल है। सब बहुत खुश होकर खाना खाते हैं। उधर शहर में अभिषेक और सौरभ हॉल में खड़े हुए थे। माँ, बहुत दिन हो गए आप कहीं बाहर नहीं गई। आप तीर्थ यात्रा पर हो आइए। तीर्थ यात्रा? लेकिन बेटा, तुम लोग को तो अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं है, तो मुझे लेकर कौन जाएगा? अरे माँ, कविता और तान्या है ना, ये दोनों आपको ले जाएंगी। हाँ माँ जी, आप जल्दी से अपना सामान पैक कर लीजिए। सामान क्यों पैक करना है बहू? अरे माँ जी, वहाँ काम आएगा ना। आप 1-2 दिन आश्रम वगैरह में रहेंगी तो कपड़े तो लगेंगे ही। सावित्री देवी खुशी खुशी अपना सूटकेस पैक करती हैं और कविता, तान्या उसे कार में बिठाकर वहां से ले जाती हैं। रात हो जाती है। शीतल, सोनल और शिवानी जाग रही थीं। तभी गेट खटखटाने की आवाज आती है। इतनी रात को कौन आ गया? मैं देखती हूँ। शीतल दरवाजा खोलती है। सामने खड़ी सावित्री देवी सूटकेस के साथ खड़ी है। अरे सासू माँ, आप यहाँ कैसे आई, वो भी इतनी रात को? अरे मैं तो बस देखने आई थी। तुम लोग उस दिन बहुत ज्यादा कहती थी ना कि हिस्सा हिस्सा, और बहुत बढ़ चढ़कर बोलती थी कि सासू माँ आप गाँव आइए, हम आपकी बहुत सेवा करेंगे। तो बस मैं देखने आई हूँ कि तुम लोग मेरी कितनी सेवा करते हो।
अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है सासू माँ, आप देखना, हम आपकी इतनी सेवा करेंगे कि आप खुश होकर यही की हो जाएंगी। शीतल सावित्री देवी को हॉल में लेकर आती है। तभी शीतल देखती है कि सावित्री के हाथ में चोट लगी हुई है। माँ जी, ये आपके हाथ में चोट कैसी लगी हुई है? अरे कुछ नहीं, वो मैं आ रही थी ना, तो रास्ते में थोड़ा ऐसे ही फिसल गई थी, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। शीतल सावित्री को देख खाना सर्व करती है। खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है। खाना खाने के बाद सावित्री देवी चारपाई पर लेट जाती हैं। तीनों बहुएं उनके पास खड़ी हैं। शीतल तू मेरे पैर दबाएगी, सोनल तू मेरे हाथ दबाएगी, और शिवानी तू जल्दी से मेरे बालों में थोड़ा तेल डाल दे, मुझे बहुत थकान हो रही है, इससे मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। तीनों बहुएं सावित्री देवी की सेवा करने में लग जाती हैं। मजा आ रहा है, सच में बहुत आराम मिल रहा है। अगले दिन रात के 12 बज रहे थे। सावित्री देवी जाग रही थीं। अरे शीतल, सोनल, शिवानी, अरे कहाँ मर गई सब? तीनों बहुएं हड़बड़ाकर उठती हैं, सावित्री देवी के पास आती हैं। क्या हुआ सासू माँ, आप ठीक तो है ना? मुझे मीठा खाने का मन कर रहा है, मेरे लिए ना अभी के अभी कुछ मीठा बनाओ। माँ जी, रात के 12 बज रहे हैं, इस टाइम मीठा? तो क्या हुआ, मैंने कहा ना कि मुझे अभी खाना है, जाओ जाकर मेरे लिए बढ़िया सी खीर तैयार करो। लेकिन सासू माँ, खीर के लिए तो दूध चाहिए होगा ना, और अभी घर में दूध खत्म हो गया है। मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाओ, मुझे खीर खानी है, मतलब खानी है। ठीक है सासू माँ, आप बैठिए, हम अभी बनाते हैं। शिवानी तू जा रामू काका के यहाँ, थोड़ा दूध ले आ। सोनल तू चावल निकाल। शिवानी रात को ही गांव से दूध लाती है। तीनों बहुएं रात को ही सावित्री देवी के लिए खीर तैयार करती हैं। उधर शहर में सुमित और रवि ने दुकानदार महेश की दुकान के पास ही अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली है। और सुमित बाबू का हालचाल है? बस लाला जी, सब भगवान की और आप जैसे पड़ोसियों की दुआ है। अरे सुमित बाबू, एक बात पूछे, वैसे तुम्हारी माँ जी कहाँ है? माँ जी? हाँ भाई, बहुत दिन हो गए मैंने उन्हें देखा नहीं। मैंने परसों तुम्हारे बड़े भाई अभिषेक से पूछा था, तो वो और उसकी पत्नी बोल रहे थे कि सावित्री जी तो तीर्थ यात्रा पर गई हुई हैं। क्या तीर्थ यात्रा? महेश जी अपनी दुकान बंद करके वहाँ से चले जाते हैं। रात को सुमित और रवि अपनी दुकान बंद करके अभिषेक के घर पहुँचते हैं। तुम दोनों भिखारियों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में बिना पूछे घुसने की? ये सब क्या चल रहा है भैया? हमने महेश जी से सुना कि आप लोगों ने माँ जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है, जबकि वो तो हमारे पास गांव में रह रही हैं। हाँ, तो इसमें इतना भड़काने वाली क्या बात है? और वैसे भी वो जो तुम्हारी लाडली माँ जी है ना, उन्हें हमने तुम्हारे पास ही परमानेंट पार्सल कर दिया है। अब जाओ और जाकर जिंदगी भर उन्हें संभालो, जाओ। अब यहाँ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, और जो पूछना है जाकर अपनी माँ से पूछना, वही तुम्हें सब कुछ समझाएंगी कि हमने उनके साथ क्या किया। अब निकलो यहाँ से, चलो। सुमित और रवि वापस गांव लौट आते हैं। माँ जी, अपना सामान पैक कीजिए आप। क्या हुआ सुमित? चलिए माँ जी, आप अभी के अभी अपने घर जाइए। अब आपको यहाँ गांव में नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। जाइए अपने उन बड़े लाडले बेटों के पास, वो अभिषेक और सौरभ के पास। अरे सुमित, रवि, ये तुम लोग माँ जी से किस तरह से बात कर रहे हो? भाभी, आप इनसे पूछिए ना, ये हमसे झूठ बोल रही थी। इन्हें अभिषेक भैया ने घर से निकाल दिया है। ये सुनते ही सावित्री देवी रोने लगती हैं। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। हाँ सुमित, तू सच कह रहा है, मेरे उन लाडले बेटों और बहुओं ने मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। शीतल, मेरी उन दोनों लाडली बहुओं ने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला। उन्होंने मुझसे झूठ बोला था, कहने लगी कि माँ जी बहुत दिन हो गए हैं, आप तीर्थ यात्रा पर हो आइए। मैं बेवकूफ उनके बातों में आ गई। उन्होंने मेरा सामान पैक करवाया और मुझे कार में बैठा लिया। मुझे लगा वो सच में मुझे तीर्थ यात्रा पर ले जा रही है, लेकिन उन चुड़ैलों ने मुझे शहर के बाहर एक सुनसान हाईवे पर कार से उतार दिया और मेरा सूटकेस फेंक दिया और कहा, जाओ बुढ़िया, अब जाकर अपने उन गांव वाली बहू के पास रहो। मुझे माफ कर दो बहुओं, मैं तुम तीनों को बहुत ज्यादा बेकार और गंवार समझती थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि तुम तीनों ही मेरी असली बेटियां हो। मेरी वो दोनों शहर वाली बहुएं तो बहुत बेकार है, नागिन है वो, मुझे माफ कर दो। अरे माँ जी, आप क्या कह रही हैं? आप हमारी माँ हैं, जो हुआ उसे भूल जाइए। आप फिक्र मत कीजिए, अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। हाँ सासू माँ, अब आप हमेशा हमारे साथ इसी गांव वाले घर में रहेंगी। माँ, हमें बस सच जानना था, वो भी आपके मुंह से। आप रोना बंद कीजिए।
हम तीनों भाई सौरभ और अभिषेक भैया के मुंह पर ये बोल कर आए हैं कि आप लोग शहर की वो सारी प्रॉपर्टी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमारे पास हमारी माँ है। ये सब सुनकर सावित्री की आंखें भर आईं, पर अब पूरा परिवार एक साथ था और खुश था।